हाँ जी। गुड मॉर्निंग। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। आपको इसकी मदद से प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। क्या तैयार करना है? कॉस्ट शीट। एंड फिर आपको तैयार करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Universe Limited furnished the summary of trading and profit and loss account for the year 31st March, है ना? रॉ मटेरियल ये आपको दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको दिया रॉ मटेरियल। तो क्या रॉ मटेरियल हम कॉस्ट शीट में लिखते हैं? यस, हम लिखते हैं। ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा कॉस्ट शीट में। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में जाएगा। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हम डाल देंगे फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ हम कॉस्ट शीट में लिखते नहीं है। डिविडेंड हम लिखते नहीं है। इनकम टैक्स हम लिखते नहीं है। ठीक है। डिविडेंड इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंशियल एक्सपेंस है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हम कॉस्ट शीट में नहीं लिखते। इनकम टैक्स हम नहीं लिखते। किसी भी प्रकार के टैक्सेस हम नहीं लिखते। ओके। गुडविल रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हम नहीं लिखते हैं। गुडविल पेटेंट कॉपीराइट नहीं लिखते। ठीक है। ये जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जाएगा। ये भी जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जाएगा। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाएंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। लेकिन अगर इससे जुड़ी हुई नीचे कोई अलग से इंफॉर्मेशन है, अगर नीचे अलग से कुछ बोला है तो हमें वैसा करना पड़ेगा कॉस्ट शीट के लिए। अगर नहीं कुछ बोला है तो फिर यही कॉपी करेंगे हम कॉस्ट शीट में। सेल्स लास्ट आइटम है कॉस्ट शीट के अंदर, ये जाएगा सेलिंग प्राइस में जाएगा। फिनिश स्टॉक आपको 200 यूनिट्स दिया है फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, ये हम अलग से ढूंढेंगे कॉस्ट शीट में। ये जाएगा जरूर, लेकिन प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। वर्क इन प्रोग्रेस जाता है कॉस्ट शीट में, इसकी प्राइस देखनी पड़ेगी कौन सी है। एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यानी ये इनकम है, ये इनकम हम कॉस्ट शीट में लिखते नहीं। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्टैंडर्ड यूनिट। Scrutiny of cost record for the same period shows that factory overheads have been allocated to the production at 20% of prime cost. देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको कॉस्ट शीट के लिए अलग से बोले हैं कि इस तरीके से गिनने हैं। 20% ऑन प्राइम कॉस्ट तो आपको वैसे ही लेने पड़ेंगे। तो ऊपर के फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आप नहीं लोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 45240 अलग से नीचे गिवन है, कॉस्ट शीट के लिए दिया गया है ना। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कॉस्ट शीट के लिए दिया गया है, तो हम ये कॉस्ट शीट में लिखेंगे, है ना। तो ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटिव अभी नहीं लिखेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 4 पर यूनिट, तो ऐसे लेंगे यूनिट सोल्ड। तो ऊपर के हम लेने वाले हैं नहीं, ये अगेन नहीं लेंगे। प्रोडक्शन भी नहीं लेंगे क्योंकि नीचे आपको अलग से गिनने के लिए बोला। बाकी रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला, सेलिंग प्राइस के बारे में अलग से कुछ नहीं बोला है, तो हम सेम लेंगे कॉस्ट शीट के अंदर। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क आउट, है ना, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड रिकंसिलिएशन एज पर कॉस्ट एंड रिकंसाइल द सेम विद द फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर? तो पहले हमें तैयार करनी पड़ेगी सर कॉस्ट शीट। क्या तैयार करेंगे हम? कॉस्ट शीट। ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखता हूँ या साइड पे ही हो जाएगा। हम लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। कौन से साल का था? 31 मार्च 2020। बताओ कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड किए थे और कितने यूनिट सोल्ड किए थे।
क्या आपके पास कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे वो है क्या? नहीं, देखिए पूरे क्वेश्चन में यूनिट्स एक तो यहाँ दिए हैं यानी यहाँ दिए। क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर आपने यूनिट्स बेचे हैं 1200 और क्लोजिंग स्टॉक बचा है 200, ओपनिंग स्टॉक था नहीं, का मतलब क्या? आपने 12,200 यूनिट बनाए होंगे जिसमें से 12,000 आपने बेचे हैं तो 200 बचे हैं, सिंपल। फिर भी अगर आपको जानना हो, अगर इसका कोई वर्किंग है तो है इसका वर्किंग, आप ट्रेडिंग अकाउंट जैसा बना देना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना यहाँ पे, है ना, ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट यूनिट्स में बनेगा। यहाँ लिखना ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखना प्रोडक्शन आपने कितने बनाए, यहाँ लिखना सेल, एंड यहाँ लिखना क्लोजिंग स्टॉक। देखा आपने, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा ही दिखता है ना, ओपनिंग होता है, फिर यहाँ पे परचेज लिखते हैं, परचेज की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं ना, परचेज थोड़ी कर रहे हैं। सामने सेल और सामने क्लोजिंग स्टॉक, ये पूरा यूनिट्स में। बताओ, क्या आपको सेल दिया था? क्या एग्जाम्पल में आपको सेल दिया है? हाँ दिया है। कितना सेल किया था आपने? 12,000 यूनिट्स। क्लियर? कितने बच गए हैं? 200। क्या आपको ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहीं दिया है? ना, तो है ही नहीं, नो, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर। तो मतलब ये हुआ कि 12,200, 12,200 क्रेडिट साइड का टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा 12। समझ गए? 12,200 बनाए होंगे तो आपने इसमें से 12,000 बेचे, 200 बचे। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन किया था 12,200 एंड बेचे कितने आपने? 12,000। क्लियर? चलिए अब बनाएंगे कॉस्ट शीट। इतने में आ जाएगा, देखो। चलिए पहले पहले क्या आएगा, हम लिखने वाले हैं डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट शीट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, there is no separate information is given for the material, so we take the figure of financial statement, figure of trading account. So 1,39,600, इस 1,39,600 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1,39,600 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12,200 से। आ रहा है ना समझ में? तो ये आ जाएगा कितना, 11.44। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर आंसर है या इसका। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर। डायरेक्ट वेजेस ही डायरेक्ट लेबर है, 76,200, जिसकी अलग से कोई प्राइस दी नहीं गई है नीचे। ठीक है, तो 76,200 लेंगे। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 12,200 से। ठीक है, 76,200 डिवाइड बाय 12,200, ये हो जाएगा 6.26। Is there any direct expenses in the question? No. यहाँ पे भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में भी नहीं दिया गया है एंड नीचे भी नहीं दिया गया है, मीनिंग देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर डैश डैश, ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को टोटल कर देंगे सर, ये आ जाएगा 2,15,800। ठीक है, 2,15,800 को डिवाइड कर देंगे 12,200 से, 17 पॉइंट, तो ये इसका टोटल करो तो भी चल जाएगा।
17.17 अप्रोक्सीमेटली। चलिए आ गया। अब ऐड करेंगे इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। Factory overheads, see in the financial statement, profit and loss account and trading account, it is 42,600, but that is not the same in case of a cost sheet. As per costing records, factory overheads आपको लेना है 20% of prime cost। हम क्या करेंगे सर? करेंगे 20% करने वाले हैं प्राइम कॉस्ट के, तो कितना है 2,15,800। ये करोगे तो ये आ जाएगा 43,160। वो ऐड कर देना है आपको ऊपर, तो ये हो जाएगा 258,960। 43,160 डिवाइड बाय 12,200, ये हो जाने वाला है 3.54। ठीक है, एंड ऊपर प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा सर 17.70 प्लस 3.54, तो 21.24। 21.24। ठीक है, अगर आप ये कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाओगे ना इस क्वेश्चन में तो भी चलेगा, क्योंकि कॉलेज में इन लोगों ने बनाया नहीं है तो ये चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट बनानी होती है ना तो ये जरूरी था। ओके, ये आपका आ जाता है सर फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या आएगा? उसमें ऐड करना है हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। क्या इसकी डेबिट साइड पे यहाँ पे, क्या आपको डेबिट साइड पे समझ रहे हो ना, क्या डेबिट साइड पे यहाँ पे डेबिट साइड पे यहाँ पे दिया है कहीं पे कुछ भी? वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है, क्लियर, तो उसकी जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे, तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, तो क्लोजिंग स्टॉक और सेमी फिनिश गुड्स, यस ये है। देखो यहाँ पे 48,000 बताए गए हैं, लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स, बट नीचे adjustment there is no separate information given about the closing stock, work in progress closing stock। so हम ये 48,000 ले लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस का गिनने का तरीका दोनों में सेम ही था, कॉस्टेड एंड दोनों में सेम ही था। तो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आने वाला है 2,10,960 एंड उसको भी डिवाइड कर देंगे, 2,10,960 डिवाइड बाय, हो जाएगा 17.29। ओके, ये हो गया। ऐड करेंगे, ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर क्या ऐड होता था याद है ना? R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड रिसर्च कॉस्ट प्लस होता था, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम प्लस करते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस करते थे प्रोडक्शन से रिलेटेड। जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस वो प्लस करते थे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैव बीन चार्ज, तो मान लेंगे ये जनरल नहीं है, प्रोडक्शन से कनेक्टेड। तो 45,240 ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद निकल के आएगा 256,200। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 256,240, 256
200 डिवाइड बाय 12,200, हो जाने वाला है 21। इसको भी आप डिवाइड कर देना 12,200 से, ये टोटल कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे 21। डन। अब यहाँ क्या करते थे, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा हमने प्रोडक्शन से, और क्या क्या आता था, रिसर्च का खर्चा आता था, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आता था, ठीक है ना। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल भी प्लस करते थे, बट ये सब नहीं दिया गया, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। आपको प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या दिया दिया है, नहीं दिया है, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या ये दिया है, हाँ देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है 8,000, बट ये 8,000 हम यहाँ थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स में कॉस्ट आपने अलग तरीके से ढूंढा है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट अलग तरीके से ढूंढा है। देखो ये अलग हो गया ना, ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, ये भले सेम था, ये भले तो ऊपर वाले वाले सेम थे, है ना, पर ये तो अलग हो गया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी अलग हो गया, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है 200 प्लेट, इसकी आपको फिगर जाननी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करेंगे सर, कैसे जानेंगे, बोलेंगे कि 12,200, 12,200 यूनिट बनाए आपने, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था अब तक, 2,56,200 सी, ये रहा। तो इसमें से 200 बच गए, तो कितना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर, देखते हैं कितना आना चाहिए, 2,56,200 डिवाइड बाई 12,200 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 4,200। तो यहाँ से तुम क्या कर दोगे सर, इसको माइनस कर, माइनस करने के बाद कितना निकल के आ जाएगा, 2,52,000, ठीक है। उसको भी तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 12,000, देखो यहां से डिवाइड होगा 12,000, याद रखना। एक बार तुम क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया है फिनिश गुड्स का, वो माइनस कर दोगे ना ये, तो फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स जितना भी करेंगे हम डिवाइड करेंगे कितने यूनिट बेचा था उससे, सेल से डिवाइड करने वाले। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अंदर हम प्लस करेंगे लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहां बोल दिया था 4 पर यूनिट सोल्ड, और हमने बेचे कितने हैं, 4 पर यूनिट सोल्ड, लेकिन हमने बेचे कितने, हमने तो 12,000 बेचे है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000, यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस कर देंगे, ये एग्जिट हो जाएगा 3 लाख, हो जाएगा 24, फिर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हम मिल जाएगा अपना सेलिंग प्राइस। अच्छा अलग से कुछ बोला नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस यही है 4,80,000, तो 4,80,000 सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगी दोनों की बुक्स में, डिफरेंस आ जाएगा 1,80,000, ये आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है। उसको भी आपको डिवाइड कर देना है ना, कितने से, 12,000 से, क्लियर ना। चलिए अब ये हमने बनाया, कॉस्ट शीट बनाया। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से फिगर अलग अलग रहे आपको, कुछ चीजों थोड़ी क्लीन कर देता हूँ, दिखाई दे आपको। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, ये ट्रेडिंग वाले ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको निकाल देता हूँ कुछ चीजें करने के लिए। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी फिगर आपने अलग अलग ली है पहले से ही, अलग अलग। देखो क्या रॉ मटेरियल दोनों में सेम है, यस ये दोनों में सेम है, ये सेम है, ये रहा देखो, तो ये रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि इससे डिफरेंस खड़ा नहीं होता है। रिकंसिलिएशन में वो आएगा जिससे डिफरेंस खड़ा हो, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे, जिसमें मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना वो नहीं आने वाले। प्रोडक्शन ओवरहेड 42,600 दोनों में अलग है ना, तो वो तो आएगा, सेलिंग भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा,
गुडविल तो वैसे भी, अच्छा गुडविल तो आपने एक में लिया, दूसरे में नहीं लिया, तो भी आएगा, डिविडेंड भी आएगा। सामने क्या था, देखो वर्क इन प्रोग्रेस था या 48,000 दोनों में सेम लिया है मैंने, यहाँ पे भी 48 था, यहाँ पे भी 48 था, तो आएगा। सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जो ग्रीन कर रहा हूँ वो नहीं आएगा। अब देखो जो रेट से कर रहा हूँ वो आएंगे। ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दोनों में अलग थे, उसको लेना पड़ेगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव को लेना पड़ेगा। गुडविल तो आपने प्रॉफिट लॉस में ही लिखा है, डिविडेंड भी यही लिखा है, इनकम टैक्स भी यही लिखा है, तो लेना पड़ेगा। फिनिश स्टॉक की वैल्यू दोनों में अलग है, तो उसको लेना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट और सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। क्लियर इतना। अब इससे हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन बनेगा कैसे, पहले लिखना पड़ेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देखना पड़ेगा आपको यहाँ कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको रिकंसाइल कर रहे हैं आप, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट बना देते हैं। ये स्टेटमेंट बन गया। चलिए, अब पहले पहले क्या करोगे, यहाँ ध्यान रखना, पहले पहले क्या लिखोगे आप लिखोगे कॉस्ट, सॉरी प्रॉफिट, ऑलवेज ऐसा ही लिखना, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। उसमें कुछ कुछ ऐड होता है और कुछ कुछ क्या होगा सर, इसमें से माइनस हो जाएगा। और ये करने के बाद एग्जैक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 190 आ जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट, इसे बोलते हैं रिकंसिलिएशन, यानी कॉस्टिंग के प्रॉफिट को लेना और उसमें एडजस्टमेंट करना, जिसकी वजह से डिफरेंस था दोनों के प्रॉफिट में, एडजस्टमेंट करना और प्रॉफिट ढूंढ लेना एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। अब छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा उसके लिए। वर्किंग नोट कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ बना देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करोगे आप, अब लिखोगे पहले तो आपने कॉस्ट में क्या लिखा, फिर आप लिखना फाइनेंशियल अकाउंट में क्या लिखा, फिर लिखना कि डिफरेंस कितना खड़ा हुआ। कॉस्ट अकाउंट में क्या लिखा, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या हुआ, डिफरेंस क्या खड़ा हुआ, और फिर लास्ट में करेंगे इसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये याद रखोगे आप। चलिए करें, बोलो कौन कौन से आइटम को लेना था। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपने कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल में कितने लिखे, फाइनेंशियल में लिखे 42,600 यहाँ, एंड कॉस्टिंग में कितने लिखे थे, ये रहे 43,160। बताओ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 43,160 माइनस 42,600, कितना डिफरेंस है, 560। क्लियर, बोलो डिफरेंस प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में आया। अब नियम क्या है याद रखोगे, नियम ये है कि अगर कोई एक्सपेंस की आइटम हो, अगर उसका डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस प्लस में आए तो आप प्लस ही करोगे, तो इफर्ट इसकी प्लस ही जाएगी। कोई एक्सपेंस की आइटम हो, अगर उसका डिफरेंस माइनस में आए तो माइनस ही रखना। कोई इनकम हो, इनकम का डिफरेंस प्लस में आए तो माइनस कर देना, और इनकम का डिफरेंस माइनस में आए तो प्लस कर देना। इनकम में उल्टा करना। ठीक है, दूसरा, सर कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपेंस है कि इनकम है, तो बहुत सारी आइटम तो पता चली जाएगी, ओवरहेड्स लिखा होगा, एक्सपेंस लिखा होगा। सिंपली ऐसे याद रखोगे, जो डेबिट होता है ना, जो हम अकाउंट्स में डेबिट करते हैं वो एक्सपेंस मान लेंगे, और जिसको हम क्रेडिट करते हैं उसको इनकम मान लेंगे अकाउंट्स में, ऐसे डिसाइड करेंगे। चलिए ये तो एक्सपेंस ही था, ओवरहेड मतलब, इसका डिफरेंस प्लस में आया तो आप क्या करोगे,
प्लस करोगे तो 560 प्लस कर दोगे। ठीक है, तो 560 हम प्लस करेंगे। चलिए दूसरी आइटम कौन सी थी उसके बाद, ये था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने अकाउंट में कितना लिखा है, 48,200, एंड आपने कॉस्टिंग में कितना लिखा है, 48,000। बोलो डिफरेंस प्लस में कि माइनस में, इसका डिफरेंस आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो -200 आएगा ना। बताओ ये एक्सपेंस था, हाँ एक्सपेंस था, क्योंकि सेलिंग तो एक्सपेंस होता है। तो अगर एक्सपेंस का आंसर माइनस में आए तो माइनस, तो माइनस कर दोगे आप। चलिए ये ले लिया आपने सर, ये ले लिया। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो ले लो, 39,100 यहाँ लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ कितना लिखा है, 45240। बताओ डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 6140। ये प्लस में आएगा क्योंकि ये ज्यादा है, तो प्लस करना, 6140 प्लस कर देना। ये भी ले लिया। गुडविल लेना पड़ेगा। बताओ गुडविल एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। कितना है, 4200 यहाँ पे लिखा है आपने, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है आपने कुछ भी, तो यहाँ पे जीरो होगा। जीरो में से -42 करोगे तो -42 आएगा। ये एक्सपेंस था, हाँ, तो माइनस कर देना। फिर क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड आपने यहाँ लिखा 3000, यहाँ नहीं लिखा। डिविडेंड इनकम एक एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट साइड लिखा हुआ है, इसका भी आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस कर देना। इनकम टैक्स कितना था, 91, तो आपने यहाँ लिखा 91, यहाँ नहीं लिखा, वो भी एक्सपेंस है, माइनस में आएगा, वो भी माइनस कर देना। हुआ, चलो ये हो गया। क्रेडिट साइड पे आओ, सेल तो सेम था। फिनिश स्टॉक है ना, फिनिश स्टॉक आपने यहाँ कितना लिखा है, 8,000, और यहाँ कितना लिखा था फिनिश स्टॉक, ये रहा देखो 4,200। बताओ फिनिश स्टॉक इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है क्योंकि क्रेडिट, सॉरी इनकम है क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आ रहा है -3,800। आप क्या कर दोगे इसको प्लस, इनकम का डिफरेंस आए तो माइनस का प्लस कर देना है। ये भी हो गया। एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यहाँ आपने लिखा है कितना, फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा है यहाँ पे 16,000, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, ये तो इनकम ही है, माइनस में आएगा तो प्लस कर देना। 16, समझ में आया। अब देखो क्लियर इतना। चलिए बताओ अब रिकंसिलिएशन पे आते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट था कितना, ये रहा 1,80,000 था ना, 1,80,000 था कि नहीं, ये रहा देखो, क्या लिख देंगे सिर्फ 1,80,000। बोलो कौन कौन सी चीजें प्लस करनी है आपको, ये रही प्लस करनी है 560, 560 प्लस कर देंगे। और क्या प्लस करना है, 6140, और क्या प्लस करना है 38, और क्या प्लस करना है 16,000, माइनस क्या करना है आपको 200, 4,200, 3,000, 9,100। डन ना, इन सबको प्लस कर देना है, इन सबको प्लस करना है, इन सबको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और फिर पता चलेगा ये एक्चुअल आंसर कितना आने वाला है, 190। ये रहा। ठीक है, तो आपने इसका प्रॉफिट लिया था और ला दिया आपने 190। सर यहाँ पे क्या लिखूं, एड में मैं क्या लिखूं, है ना, तो बताओ ये 560 किसका डिफरेंस था, प्रोडक्शन एक्सपेंस का ना। तो यहाँ आपने कॉस्टिंग में ज्यादा लिखा, फाइनेंस में कम लिखा, तो क्या लिखने का, ओवर एब्सॉर्प्शन,
क्या लिखने का? ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। जब भी ओवरहेड्स होगा ना, तो ओवरहेड्स में क्या लिखना? ओवर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन, ऐसा। चलिए ये लिखिए 200। 200 क्या था? ये था ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे कम लिखा है, यहाँ पे ज्यादा लिखा है ना? तो 200 डिफरेंस ये था, तो क्या लिखना? अंडर एब्सॉर्प्शन। कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसा लिखना। कॉस्ट अकाउंट के एंगल से देखना। फिर क्या था? ये 6140 का क्या है? 6140 क्या कहता है? ये था 45240, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था ना, ये रहा। तो यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे? ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन अ कॉस्ट अकाउंट। फिर ये 38 का ही का था, ये 38 ये है, ये क्या है 38? बताओ। क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक जब भी आएगा ना, जब भी स्टॉक आएगा तो स्टॉक में क्या बोलना? ऐसा बोलना ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। बताओ। तो यहाँ कितना लिखा था आपने? 42। यहाँ कितना लिखा था? 8000। तो आपने कॉस्टिंग में कम लिखा ना, तो बोलना अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। 16000 क्या था? ये है इंटरेस्ट। तो लिख देना कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट। उसी तरीके से क्या बोल देना? गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट, इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, है ना? ये ना 42 क्या था? लिखना गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट। फिर डिविडेंड पेड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट एंड इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट। ठीक है ना? वो तो इतनी इजी है, थोड़ा ध्यान दोगे तो किस तरह से स्टेटमेंट बनाना है आ जाएगा। मेन ये कि कौन कौन सी चीजों को प्लस करना है और कौन कौन सी चीजों को माइनस करना है। अगर एग्जाम में कॉस्ट शीट बनाना है और कॉस्ट शीट से रिकंसिलिएशन बनाना है ऐसा पूछ लिया, तो ये बहुत काम का एग्जाम्पल है जिसमें दोनों कॉस्टिंग भी मिक्स है, रिकंसिलिएशन भी मिक्स है। ये पक्का देख के जाना, है ना? चलो।